दोस्तों, उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के अब सारी तस्वीर, सारी पिक्चर जो है वो क्लियर हो चुकी है, क्लियर हो गई है। और इसकी तस्वीर, इस पिक्चर जो है क्लियर होने के साथ ही अब जो है सारे पत्ते, सारी पार्टियों के अपने अपने दावे, सारी पार्टियों के अपने अपने कैंडिडेट की लिस्ट, सब कुछ सामने है। और इसी के साथ साथियों वो कंफ्यूजन भी दूर हो गया कि बहुजन समाज पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बहुजन समाज पार्टी कहां से चुनाव लड़ेगी, कहां से नहीं लड़ेगी। लगभग सभी प्रत्याशियों की जो लिस्ट है, सभी पार्टियों के प्रत्याशियों की लिस्ट है, वो सामने आ चुकी है। सबसे पहले किस पार्टी की कौन सी लिस्ट आई है, कौन कौन से कैंडिडेट हैं, वो थोड़ा सा समझ लेते हैं साथियों। बहुजन समाज पार्टी से ही शुरू कर देते हैं। बहुजन समाज पार्टी ने कहां से अपने कैंडिडेट जो है वो घोषित कर दिए हैं, कौन कौन सी सीटों पर कैंडिडेट जो है बहुजन समाज पार्टी लड़वा रही है। सबसे पहले देखिए, कटहरी से बहुजन समाज पार्टी ने अमित वर्मा को उम्मीदवार बनाया है। अमित वर्मा को आप सभी लोग जानते हैं कि 1 महीने पहले ही, 1.5 महीने पहले उनका टिकट जो है पक्का हो गया था और हमने बाकायदा सबसे पहले इस पूरी घटना पर लाइव किया था। इसके अलावा अमित वर्मा के बारे में मैं आपको बता दूं ब्रीफ में, अमित वर्मा पूर्व कांग्रेसी रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी में उन्होंने शामिल किया गया और एक बार वो विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। खैर, फूलपुर का आप सीन जानते हैं। फूलपुर से बहुजन समाज पार्टी ने पहले शिवबरन पासी जी को कैंडिडेट बनाया था और उसके बाद उन्होंने शिवबरन पासी का टिकट बसपा ने काट दिया और एंड टाइम पर टिकट कटने के बाद अब वहां से दोबारा जितेंद्र कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा मीरापुर, मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट से शाहनजर को कैंडिडेट बनाया है। शाहनजर मीरापुर के ही रहने वाले हैं, मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं और इनके बड़े भाई जो हैं वो जिला पंचायत सदस्य हैं। कहा जा रहा है कि जो पूर्व प्रत्याशी थे 2022 के बहुजन समाज पार्टी के, उनसे इनके बहुत अच्छे संबंध हैं, तो उस तरीके से भी इसको देखा जा रहा है। तो मीरापुर से शाहनजर को कैंडिडेट बनाया है। सीसामऊ जो कानपुर नगर की जो सीट है, वहां से वीरेंद्र शुक्ला को बहुजन समाज पार्टी ने कैंडिडेट बनाया। अच्छा, यहाँ भी बसपा ने अपना टिकट बदला है। सबसे पहले बसपा ने जो मिश्रिख लोकसभा सीट से 24 में बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, सबसे पहले उनको प्रभारी बनाया था। तो ये माना जा रहा था कि वो प्रभारी हैं तो वही कैंडिडेट बनेंगे। फिर उनका नाम हटा तो फिर एक कोई व्यापारी नेता थे, रवि गुप्ता मेरे ख्याल से उनका नाम है, उनको टिकट दिया गया था, लेकिन फिर उनको भी हटा करके अब बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ से वीरेंद्र कुमार शुक्ला को कैंडिडेट घोषित किया है फाइनली। इसके अलावा करहल विधानसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने डॉक्टर अवनीश कुमार शाक्य को कैंडिडेट घोषित किया गया है। अवनीश कुमार शाक्य बहुत लंबे वक्त से बहुजन समाज पार्टी में सक्रिय हैं और वो भोगांव विधानसभा सीट के बसपा के प्रभारी भी हैं, ये भी कहा जा रहा है। तो उनको कैंडिडेट बनाया है, चूंकि शाक्य कम्युनिटी करहल में ठीक ठाक प्रभाव रखती है। यादवों के बाद सबसे बड़ी अगर कोई कम्युनिटी है तो शाक्य कम्युनिटी ही है। तो ये एक बड़ी खबर है कि करहल से डॉक्टर अवनीश शाक्य को कैंडिडेट बनाया गया है। इसके अलावा कुंदरकी सीट से रफतुल्ला उर्फ नेता छिद्दा, इनको कैंडिडेट बनाया गया है। और गाजियाबाद की सदर सीट है परमानंद गर्ग साथियों समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव रहे हैं और उनका टिकट कई बार से कट रहा था। इसके बाद वो नाराज होकर के बसपा में आए और बसपा ने अब इनको टिकट दिया है गाजियाबाद से। इससे पहले बसपा ने रवि गौतम को टिकट दिया था और रवि गौतम जो है उनका टिकट फिर काट दिया गया। कहा गया कि जो रवि गौतम थे वो, उनके ऊपर कुछ केसेस दर्ज थे, उसके बाद उनकी शिकायत हुई, फिर बहन जी ने उनका टिकट काटा। और रवि गौतम अभी मौजूदा वक्त में उन्होंने AIMIM ज्वाइन कर ली है। असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है वो वहां से चुनाव जो है लड़ रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से बस रवि गौतम अब चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि अब यहां से बसपा से परमानंद गर्ग। ये एक बड़ा दांव है। यहाँ पर बसपा ने सीधे तौर पर वैश्य बिरादरी और दलित बिरादरी को एक साथ साधने की कोशिश की है और मझवा से दीपू तिवारी का टिकट पहले ही फाइनल कर दिया गया था। तो इसके अलावा
आप एक लिस्ट जो है भारतीय जनता पार्टी की भी देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी मतलब एक चीज और मैं यहां पर आप सभी को बता दूं साथियों कि बहुजन समाज पार्टी 9 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही है। बहुजन समाज पार्टी जो है उत्तर प्रदेश की सिर्फ 8 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 8 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और इन 8 सीटों में जो एक सीट नहीं लड़ रही है बहुजन समाज पार्टी ने, जिस पर अभी तक अपने कैंडिडेट को घोषित नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं लड़ रही है, लेकिन अभी तक बसपा ने 8 ही अपने कैंडिडेट घोषित किए गए, लेकिन खैर विधानसभा सीट अभी बसपा ने खाली छोड़ी हुई है। तो 8 सीटों पर बसपा के कैंडिडेट हैं। बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी, जो हमारे अभी साथी लोग सवाल पूछ रहे थे कि किन किन सीटों पर मजबूत नजर आ रही है। देखिए, जो सुरक्षित सीट थी अलीगढ़ की खैर, वहां से बसपा चाहती थी कि चारू कैन चुनाव लड़ें, लेकिन चारू कैन ऐन वक्त पर कांग्रेस में शिफ्ट कर गई, कांग्रेस में जंप कर गई और चारू कैन जो है अब समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रही हैं। चारू कैन समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रही हैं और वो पूर्व बसपाई रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में चारू कैन जो है वो मैं बताऊं दूसरे नंबर पर रही थी और 65,000 से ज्यादा उनको वोट मिला था। तो ये अपने आप में, ये हमारे एक साथी हैं अमन राज सिंह, बसपा का अगर वोट प्रतिशत बढ़ता है तो बसपा के लिए पॉजिटिव संकेत होगा। एकदम ठीक बात आप कह रहे हैं और ये बात मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ेगा, एकदम बढ़ेगा। बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर इस चुनाव में जहां से बसपा ने जीत दर्ज की। फूलपुर में बसपा जीतती रही है, कटहरी में बसपा जीतती रही है, मझवा में बसपा जीती हुई है। तो बहुत सारी ऐसी सीटें, गाजियाबाद में बसपा जीती हुई, गाजियाबाद सदर सीट 2012 में बसपा ने जीती थी और गाजियाबाद के जो समीकरण है सबसे ज्यादा वहां पर एससी वोटर्स हैं। और जिस तरीके से गाजियाबाद में बहुजन समाज पार्टी ने पीएन गर्ग को कैंडिडेट बनाया है, आप ये मान के चलिए कि अगर कैडर वोट वहां पर एकजुट हो गया तो वहां पर बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। मुझे लगता है कम से कम 5-7% वोट लेकर के आएगी बसपा वहां से कम उस सीट का, जबकि वहां पर दलित वोटर बहुत ज्यादा है, एससी वोटर्स बहुत हैं, सबसे ज्यादा 75,000 से ज्यादा वहां पर एससी वोटर्स हैं। और पीएन गर्ग समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव, उनको वहां से लड़वा रही है बसपा। यानी कि गर्ग कम्युनिटी, सपा का जो भी उनके पास थोड़ा बहुत कैडर है वो, प्लस बसपा का कैडर वोट बैंक, और ये पूरा बहन कुमारी मायावती जी का क्षेत्र आता है। एक तरीके से उनका अपना जो होम ग्राउंड है, होम टर्म है, वहां से आता है। तो गाजियाबाद सीट बसपा के लिए एक अच्छा मौका हो सकती है, क्योंकि वहां से जो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर जो व्यक्ति, जिन व्यक्ति को टिकट दिया गया है वो एससी कम्युनिटी से है जरूर, लेकिन उनको कोई जानता नहीं है। इसके अलावा एक और सीट मैं आपको बताऊं, कुंदरकी सीट से अच्छा चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन बस एक जो ड्रॉबैक है वो ये है कि जो कुंदरकी सीट से बसपा के जो कैंडिडेट हैं वो संभल से आते हैं। लोकसभा चुनाव में उनका अच्छा प्रदर्शन अगर हो तो संभल इलाके में अच्छा उनका प्रभाव है, लेकिन इस इलाके में मुरादाबाद चूंकि जिला यहां लगता है तो इस वजह से यहां पर थोड़ा सा बैकड्रॉप है। लेकिन तुर्क बिरादरी से आने वाले जितने भी वोटर हैं उसमें बहुजन समाज पार्टी अच्छा गेन करने जा रही है कुंदरकी सीट पर। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये आपकी जो सीट है फूलपुर में भी बहुजन समाज पार्टी ने भले ही शिवबरन पासी का टिकट काटा, लेकिन यहां पर आप रणनीतिक फैसला देखिए बहन जी का कि यहां पर उन्होंने ब्राह्मण कैंडिडेट, राजपूत कैंडिडेट उतारा और राजपूत कैंडिडेट के आश्रय फूलपुर से उन्होंने राजपूत प्लस दलित वोटर्स को साधने की कोशिश की। और फूलपुर में दलित वोटर्स बहुत अच्छी संख्या में हैं। ब्राह्मण और दलित वोटर अगर कंसोलिडेट हो जाए तो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है बहुजन समाज पार्टी फूलपुर में भी। मीरापुर सीट में शाहनजर मुझे लगता है कि कमजोर प्रत्याशी हैं बाकियों की हिसाब से। शाहनजर को जितना भी वोट मिलेगा सिर्फ बसपा के नाम पर मिलेगा, बहुजन समाज पार्टी के कैडर के नाम पर मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि बहुजन शाहनजर को बहुत अच्छा वोट उनके अपने पर्सनल इकोसिस्टम की वजह से मिलेगा, अपने प्रभाव की वजह से मिलेगा। कटहरी में अमित वर्मा को अच्छा वोट मिलेगा, कटहरी में अमित वर्मा को बहुत शानदार वोट मिलेगा, ये मैं आपको बता रहा हूं, अच्छा वोट मिलेगा। क्यों? क्योंकि अमित वर्मा और लालजी वर्मा, अमित वर्मा के पिताजी और लालजी वर्मा के पिताजी किसी दौर में बहुजन समाज पार्टी में एक साथ काम किया करते थे। तो बसपा का कैडर दोनों तरफ है,
सिर्फ लालजी वर्मा के पास नहीं है, और अमित वर्मा पूर्व कांग्रेसी रह चुके हैं, सक्रिय रहते हैं, और सबसे बड़ी बात है यूथ है। तो एक ये बड़ा बहुजन समाज पार्टी के लिए एक यहां से भी एक बड़ी उम्मीद आप कर सकते हैं कि यहां से बसपा अच्छा प्रदर्शन करेगी। बाकी की जो सीटें सीसामऊ में मुझे नहीं लगता कि बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छा कुछ इंपैक्ट कर पाएगी, क्योंकि 1,10,000 से ज्यादा वहां पर मुसलमान वोटर हैं, फिर उसके बाद ब्राह्मण और दलित वोटर हैं। हालांकि एससी वोटर तीसरे नंबर पर जरूर, दूसरे नंबर पर यहां पर भी आते हैं, लेकिन यहां से बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरीके से कैंडिडेट अपना उतारा है वो मुझे लगता है और बदल दिया, उससे मुझे लगता है कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत वहां पर इधर उधर हो सकता है मामला। लेकिन इन सारी सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने टिकट जो है बहुत सोच समझ कर दिए हैं, सोच समझ कर आवंटित किए हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है इस पूरे विधानसभा के उपचुनाव में। एक दो सीटें छोड़ दे, जैसे मैं बता दे रहा हूं कि कहां कहां बसपा बहुत अच्छा चुनाव नहीं लड़ पाएगी। पहला तो मुझे लगता है मझवा में बसपा का प्रदर्शन थोड़ा सा डाउन हो सकता है। करहल में बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छा चुनाव नहीं लड़ पाएगी, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी का गढ़ है। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि बहुजन समाज पार्टी ने वहां से डॉक्टर अवनीश शाक्य को कैंडिडेट उतारा। अवनीश शाक्य का एक अपना अलग प्रभाव है, वहां पर डॉक्टर हैं पेशे से, मैनपुरी में अपना वो क्लिनिक चलाते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है भोगांव जो विधानसभा सीट है उसका पूरा प्रभार देखते हैं, और लोकल पॉलिटिक्स से वो पूरी तरीके से जानते हैं, उसको समझते हैं, उसकी नब्ज को जानते हैं। तो ये एक बड़ा बहुजन समाज पार्टी के लिए ये भी सीट एक बड़े फायदे की हो सकती है। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल भारतीय समाजवादी पार्टी ही चुनाव जीतने जा रही है। और इसके अलावा मैं बताऊं, सीसामऊ सीट बहुत अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद आप लोग मत रखिए। हालांकि बसपा ने जो कैंडिडेट दिए हैं, जिस रणनीति के तहत जो कास्ट कॉम्बिनेशन बना करके बसपा ने जो टिकट दिए हैं, उसके हिसाब से देखें तो कोई ऐसा टिकट नजर नहीं आता है जहां पर बसपा ने किसी भी तरीके की कोई चूक की हो। जैसे देखिए अमित वर्मा को कटहरी से, यहां कुर्मी वोटर बहुत ज्यादा है, बीएसपी का कैडर अगर इनके साथ जुड़ जाता है तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक इसी तरीके से आप फूलपुर में देखिए जितेंद्र कुमार सिंह, यहां पर सवर्ण वोटर प्लस दलित वोटर्स का कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की गई है, कारोबारी है, अच्छी है। लेकिन यहां से अगर शिवबरन पासी कैंडिडेट होते तो ब्राह्मण वोटर बहुजन समाज पार्टी की तरफ या और जो समाज का वोटर है वो कम आता या थोड़ा सा आने में हिचकिचाता। तो एक तो ये बात हो गई। मीरापुर का आप समीकरण देखिए, सीधे तौर पर दलित और मुस्लिम का समीकरण बनाया है बहन जी ने, ये बहुत अच्छा समीकरण है। इसके अलावा सीसामऊ की अगर बात कर लें, सीसामऊ में भी एक तरीके से अपना एकदम बेस्ट देने की कोशिश की है, लेकिन बहुत अच्छा प्रभाव यहां से कुछ होगा इसके बारे में मुझे उम्मीद थोड़ा सा कम है। हालांकि सीसामऊ में जिस तरीके से इन्होंने वीरेंद्र शुक्ला को दिया है तो दलित और सवर्ण एक बड़ा कॉम्बिनेशन बनाया है। देखिए पहले नंबर पर मुस्लिम यहां आते हैं, दूसरे नंबर पर दलित आते हैं और तीसरे नंबर पर सवर्ण आते हैं। दूसरा और तीसरा नंबर पकड़ा जरूर है, लेकिन वीरेंद्र कुमार शुक्ला का अपना पर्सनल वहां कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। इसके अलावा आप करहल में मैंने आपको बता दिया। कुंदरकी का देखिए, कुंदरकी में बहुत अच्छा है, ये भी तुर्क बिरादरी से ही आते हैं, रफतुल्ला उर्फ नेता छिद्दा, और वहां पर तुर्क बिरादरी का जो वोटर है वो बहुत अच्छी खासी तादाद में 60% मुस्लिम है, 60% में से 50% वहां पर तुर्क बिरादरी के वोटर हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी ने वहां हाजी रिजवान को कैंडिडेट बनाया, हाजी रिजवान 3 बार के विधायक रहे हैं। तो ये एक उनके पास प्लस पॉइंट भले जरूर है, लेकिन समाजवादी पार्टी को एक बड़ा डेंट यहां पर लगाने की हैसियत रखते हैं यहां पर नेता छिद्दा। मझवा में दीपू तिवारी भी अच्छे कैंडिडेट हैं, लेकिन वही है कि मझवा का जो कास्ट कॉम्बिनेशन है उससे ज्यादा वहां पर स्थानीय फैक्टर काम करता है, क्योंकि जो जातियों का वहां पर मिश्रण है उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। 60,000 है तो उसके बाद 50,000, 40,000, 30,000, 20,000, इस तरीके से जातियों का मिश्रण है। ऐसे में वहां पर स्थानीय फैक्टर ज्यादा काम करेगा, जातीय समीकरण कम काम करते हैं। और स्थानीय फैक्टर की बात करें तो वहां से जो रमेश बिंद है वो सबसे बड़े नेता हैं, बसपा के पूर्व नेता रहे हैं और बड़े मजबूत नेता रहे हैं, क्षेत्रीय छत्रप हैं वो एक तरीके से। तो साथियों, कुछ ये स्थिति अभी मौजूदा स्थिति में हमको बहुजन समाज पार्टी के बारे में जो मैं एनालिसिस कर पा रहा हूँ, ये पूरी स्थिति है जो मैंने आपके सामने उकेर करके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ हमारा ये एनालिसिस, हमारा ये डिस्कशन, हमारा ये वीडियो, हमारा ये लाइव आपको पसंद जरूर आया होगा। और अगर पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को
शेयर जरूर करना और लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।